हेलो स्टूडेंट्स। मैं तरुण गुप्ता, आप सबका टीचर, मेंटर और दोस्त फिर से स्वागत करता हूँ लॉ पाठशाला में। तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम तरुण गुप्ता है। मैं फाउंडर हूँ लॉ पाठशाला का। मैं सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव लीगल ऑफिसर रह चुका हूँ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में। क्लैट पीजी में मैंने ऑल इंडिया रैंक 28 सिक्योर करी थी एंड एलएड पीजी में ऑल इंडिया रैंक 42 और मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ। ये तो बात रही मेरी क्वालिफिकेशंस की। तो आज बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। आर्बिट्रेशन जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है कि क्या होता है, तो आज को थोड़ा सा और डिटेल वर्जन में डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्रेशन और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं और इनका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, आर्बिट्रल अवार्ड्स क्या होते हैं, काउंटर क्लेम क्या होता है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन जैसे कि आप जानते हैं एक वॉलंटरी प्रोसेस है। इसमें पार्टीज अपॉइंट करते क्या, आर्बिट्रेटर को। और जो आर्बिट्रेटर है ना, वो हमारे एक जज की तरह एक्ट करता है और फाइनल में एक ऑर्डर पास करता है। उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। जैसे कि हम कोर्ट में हम जजमेंट्स ऑर्डर्स बोलते हैं ना, तो हम आर्बिट्रेशन में उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं जब हमारे फाइनल में आता है। तो जो आर्बिट्रेशन हमारा जो वर्ड है बच्चों, वो लिया गया था रोमन से। इन्होंने बोला था कि अपने जो डिस्प्यूट्स है कोर्ट के सामने लाने से बेटर है कि आप उसे एक प्राइवेट अरेंजमेंट के पास लेके जाए, आर्बिट्रेशन के पास लेके जाए, जहां पे पहली बात तो वो भी इम्पार्शियली जज बैठेगा, एक लेस एडवर्सेरियल, लेस फॉर्मल एंड मोर फ्लेक्सिबल वेन्यू बैठेगा। एक वेन्यू होगा जहाँ पे हमारे फैसले होंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे कोर्ट के प्रोसीजर में हमें काफी टाइम लग जाता है। तो जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन में हमें 12 महीने के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड देना पड़ता है आर्बिट्रेटर को। जो हमारा टाइम लिमिट है ना, जो हमें आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में गिवन है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप बच्चों को बताया कि आर्बिट्रेशन जो है ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट से गवर्न होता है। हमें कितना टाइम पीरियड गिवन है, 12 मंथ्स। और हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा ये, हमें पढ़ने को मिलेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। इससे पहले हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट था 1940 का, जिसको रिपील करके हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट आया 1996 का। अब बात कर लेते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है। आपको प्रोसेस मैंने ब्रीफ में बता ही दी है। राम और श्याम का केस है। अब राम और श्याम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भैया हम तो आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे, हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था ये। तो दोनों गए आर्बिट्रेशन में। अब इन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा। अब दोनों की हियरिंग्स हुई, फिर अवार्ड आया। क्या कहते थे, आर्बिट्रल अवार्ड आया। ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रीफ में आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। ये प्रोसेस होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन करते कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। रामो श्याम ने भी करा ऐसा, और रामो श्याम का डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में गए, उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा। देन आर्बिट्रेट पूरी हियरिंग्स चली, हियरिंग्स के बाद एक आर्बिट्रल अवार्ड आया। और टाइम लिमिट मैंने आपको बताया है जैसे कि 12 मंथ्स होता है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में, या फिर से ओरल भी होता है वो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात करें, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 7 के अंदर मेंशन्ड है और कैसे कंक्लूड होता है ये भी सेक्शन 7 के अंदर ही मेंशन्ड है। कहाँ पे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। पार्टीज क्या चूज करती है, पार्टीज एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है और जो ये प्रोसीडिंग्स होती है वो एक प्राइवेट नेचर की होती है। और इसमें ना एक और खास बात है जो कि हमारे बिजनेस सीक्रेट्स है,
इसमें सीक्रेट ही रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हमारे कॉन्फिडेंशियल ही रहते हैं, हमारे पब्लिकली एक्सपोज नहीं होते, तो इसमें रिलायबल कर सकते हैं। और इसके जो हमारे ऑर्डर्स है वो भी एक तरीके से सिविल कोर्ट जैसे ऑर्डर्स माने जाते हैं, जिसको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। कहाँ पे इन्फोर्स करवाएंगे? हम ऑर्डर 21 के अंदर इन्फोर्स करवाते हैं। ऑर्डर 21 किसका? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। अब आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी फाइनल हियरिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो आर्बिट्रेटर ना एक अवार्ड देता है, एक जजमेंट पास करता है, जिसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। एक तरीके से जजमेंट बाय आर्बिट्रेटर भी बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला टाइप है ना हमारा, पहला टाइप है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन समझ में आ ही रहा है आपको, मतलब एक तरीके से हमारे घर बार वाली बात हो गई कि हमारे देश के लोग, कि इसमें कि हमारे जो पार्टीज है ना वो इंडियन सिटीजन्स है। अब बात करते हैं फॉरेन आर्बिट्रेशन की। अब फॉरेन आर्बिट्रेशन में जो हेयरिंग्स होती है वो आउटसाइड इंडिया होती है। अब बात करते हैं एडॉक आर्बिट्रेशन के बारे में। एडॉक आर्बिट्रेशन में पार्टी सब कुछ खुद ही चूज करती है, आर्बिट्रेटर भी खुद अपॉइंट कर रही है, इनको इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी आर्बिट्रेटर का अपॉइंट करने के लिए। अब इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में क्या होता है ना, जैसे कि एडॉक आर्बिट्रेशन में पार्टी से खुद अपॉइंट कर आर्बिट्रेटर को, लेकिन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में पार्टी जाती है इंस्टीट्यूशन के पास कि भैया हमें ना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दो। इंस्टीट्यूशन क्या करता है? इंस्टीट्यूशन एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देता है पार्टीज को, और जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स भी रूल मतलब कैसे हमें एविडेंस गैदर करने, कैसे हियरिंग्स होंगी, ये सब कुछ भी इंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ होता है उसके रूल्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लंदन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये भी एक काफी बड़ी संस्था है जहां पर आर्बिट्रेटर मिलते हैं। इसके ऑफिस ग्लोबली है, न्यू दिल्ली में भी इसका ऑफिस है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन को लेकर। अब स्टैट्यूटरी वर्ड से हमें समझ में आ रहा है क्योंकि स्टैट्यूट यानी एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं ना कि जैसे कि कोई स्पेशल लॉज बना हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम किसको रेफर करेंगे? आर्बिट्रेशन में रेफर करेंगे। जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये बोला गया है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है ना तो हम रिसोर्ट क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? आर्बिट्रेशन को यूज करेंगे एज ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अब बात करते हैं मोस्ट फेमसली इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आप देखोगे ना आर्बिट्रेशन जितनी प्रोसीडिंग्स होती है मोस्टली कमर्शियल नेचर की होती है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स ज्यादातर आर्बिट्रेशन में रेफर करे जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। अब इसमें इंटरनेशनल वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारी पार्टीज जो है इंटरनेशनल है, मतलब कि फॉरेन की पार्टीज है हमारी। क्या है, एक पार्टी हमारी क्या होनी चाहिए? फॉरेनर होनी चाहिए, जो कि मतलब आउटसाइड इंडिया रहती हो। तो हमारा सेक्शन 21F ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को डिफाइन करता है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा और आर्बिट्रेशन के बारे में भी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सा लॉ गवर्न करता है आर्बिट्रेशन को? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का। इससे पहले कौन सा था? आर्बिट्रेशन एक्ट था 1940 का। अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें? आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को क्यों रिपील करना पड़ा? क्योंकि हमें यूनिसेट्रल 1985 में यूनिसेट्रल मॉडल को फॉलो करना था, तो इंडिया ने भी फॉलो करा, तो इसलिए इंडिया ने 1940 के एक्ट को रिपील कर दिया और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को फोर्स में लेकर आई। अब आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्टली किस टाइप के केसेस जाते हैं हमारे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में आर्बिट्रेशन के लिए? जो कमर्शियल नेचर होता है, क्योंकि कोई भी अगर कमर्शियल नेचर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आजकल तो हमारा एक ट्रेंड बन गया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी कमर्शियल नेचर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज जरूर डालते हैं। तो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे तो रेमेडी है थोड़ी फास्ट आ सके और हमें कोर्ट के प्रोसीजर्स में ना फंसना पड़े। अब कुछ टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहाँ मेंशन्ड है स्टूडेंट्स? ये मेंशन्ड है
सेक्शन 7 में, कौन से एक्ट में? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 1996 में। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जो क्लेमेंट होता है ना, मतलब कि मेरा डिस्प्यूट अराइज हुआ है, मैं सफरिंग पार्टी हूँ, तो मेरा जो क्लेम सबमिट कर रहा हूँ ना, तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहते हैं कि जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी डिस्प्यूट है, उसे जो आर्बिट्रेशन में सबमिट कर रहा हूँ ना स्टार्टिंग में, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहते हैं। और जो उसका रिप्लाई आता है, तो उसे हम काउंटर क्लेम कहते हैं, जो रिस्पोंडेंट रिप्लाई देता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है ना, ये हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलते हैं? 323A एंड 323B में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 का, जिसकी वजह से हमारे जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B ऐड हुए थे। ये हमें इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि कोर्ट्स काफी हैवी बर्डन हो रहे थे, और स्पेसिफिक इश्यूज के लिए हमने ट्रिब्यूनल्स बना दिए, ताकि जो भी मैटर्स होंगे ना, वो ट्रिब्यूनल से डील करें। अब जैसे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स है, अब कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स है? जैसे कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट में, टैक्स इन्फोर्समेंट एंड टैक्स कलेक्शन में, लेबर और इंडस्ट्रियल इश्यूज में, लैंड रिफॉर्म, ये काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके लिए हमने ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ने क्या एस्टैब्लिश करा था? कैट को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करे थे। तो स्टूडेंट्स एक और चीज बताइए, जो ट्रिब्यूनल है किसके अंडर आते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुपरसीड करती है ट्रिब्यूनल्स को, या फिर हाई कोर्ट? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल 227 में सुपरसीड करता है, मतलब कोई भी अपील होगी ना ट्रिब्यूनल से, वो कहां जाएगी? हाई कोर्ट के अंदर जाएगी। और सुपरिटेंडेंस पावर किसके पास है? हमारे हाई कोर्ट के पास। और ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए थे? ताकि एक हमें, हमारे जो लिटिगेंट्स हैं, मतलब जो हम हैं, उनको क्विक एंड अफोर्डेबल जस्टिस मिल सके। हमारे ट्रिब्यूनल से काफी काम आसान कर दिया हमारे कोर्ट्स का, और आगे भी करेंगे। इसमें बहुत फेमस केस है एल चंद्र कुमार का। ये वाला केस काफी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। 7 जज बेंच बैठी थी इसके अंदर। इसमें बोला था सुपरिटेंडेंस की पावर इसमें हाई कोर्ट के पास है। डिवीजन बेंच की जो रूलिंग होगी ना, वो रिव्यू कर सकती है किसी भी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें और आपकी तैयारी में आपकी मदद कर सकें। अगर आपको हमारे किसी भी कोर्सेज में एनरोल होना है, हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट्स का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।